आओ बच्चों जल्दी से आओ। क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर चल रहा है ना, उसी को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे उसकी। बच्चों बताओ क्या क्या पढ़ा था अपन ने? अपन ने पढ़ा था सेल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था बच्चों? सेल। और सेल में अपन ने एक वर्ड ज़्यादा कंसिडर करा, क्या पढ़ा बच्चों? इंटरनल रेजिस्टेंस। इस पर ज़्यादा फोकस करा था ना। क्या अपन ने टाइप्स ऑफ सेल भी पढ़ लिए थे? कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और सोलर सेल। अपना कौन सा है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कितने टाइप के? प्राइमरी और प्राइमरी वो जिनको चार्ज, और सेकेंडरी वो जिनको चार्ज। थोड़ी आवाज़ तेज रखोगे, आवाज़ मेरे पास भी आनी चाहिए थोड़ी, ठीक है ना। प्राइमरी सेल कौन से हैं? जिनको चार्ज। और सेकेंडरी सेल कौन से हैं? जिनको चार्ज। प्राइमरी सेल के नाम क्या क्या बताया था अपने? ड्राई सेल, डेनियल सेल, लेक्लांशी सेल। और सेकेंडरी सेल के कौन से टाइप होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? एसिडिक और बेसिक। एक तो लेड एसिडिक वाला है ना, और एक कौन सा था? नेफे सेल, ठीक है। और कौन सा है सेकेंडरी के अंदर? निकल कैडमियम, निकल आयरन वाला। सही बात है कि नहीं? ये अपने टाइप्स ऑफ सेल पढ़े थे। फिर अपन ने जाते जाते इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी निकाल लिया था बच्चों। क्या निकाला था? कि भैया कोई भी बैटरी है जिसके अंदर एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ R कनेक्टेड है, और अगर उसके अंदर एक बैटरी जुड़ी हुई है जिसमें ये तो क्या है, किसको बताता बच्चों? और ये किसको बताता बच्चों? इंटरनल रेजिस्टेंस। ये किसको बता रहा है? की को। और ये क्या है? कनेक्टिंग वायर। करंट फ्लो हो रहा है I, करंट फ्लो हो रहा है I। तो इसके बीच में पोटेंशियल ड्रॉप अलग से निकाला था क्या अपन ने? क्या नाम दे दिया था? इसके बीच में पोटेंशियल ड्रॉप अलग से निकाला था, क्या नाम दे दिया था? लेकिन ये पूरा जो EMF है वो V प्लस V' मिला था क्या? अरे हाँ कि ना? पक्का? कोई टेंशन वाली बात? जिसमें V बराबर क्या था? R के क्रॉस, और V' बराबर क्या था? बच्चों ऐसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ये अपने मानना है। ऐसा कुछ होता नहीं है। निकालना क्या था अपन को, इसलिए ये कुछ मानना पड़ा। तो शीटा या EMF इजिकल टू क्या हो जाएगा? IR प्लस I स्मॉल r। सही बात है कि नहीं है? तो यहाँ पे शीटा या फिर EMF माइनस IR में किसका भाग दे दूंगा? I का स्मॉल r। ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं अपन ने, R निकालना, ये निकालना, वो निकालना, फलाना डीम का। सही है ना? तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी निकालना चाह रहे हैं बच्चों, कि ये R किस किस पे डिपेंड करता है। तो इसका एक फॉर्मूला है बच्चों, ये रट लेना या याद कर लेना कि R जो होगा वो आएगा CID, देखा है सबने, और AT। ऐसे याद रखोगे इसको, CID अपॉन AT। मैंने यहाँ पर कुछ टर्म्स लिख रखी है ना, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट्स, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड मर्ज्ड और टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सुनना, रुको सुन लो पहले सारी चीज़ें ना, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैंने ये लिखा है केवल कि किस किस पे डिपेंड करता है, ये नहीं बताया कि कैसा है डिपेंडेंसी। इस फॉर्मूले से वो डिपेंडेंसी पता हो गई। क्या ये C किसको बता रहा है? कंसंट्रेशन को बता रहा है क्या बच्चों? अरे सही बात है ना? तो इसका मतलब कंसंट्रेशन की क्या है बताओ? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल ज़्यादा पास पास है। कंसंट्रेशन का मतलब समझ में आ रहा है? कंसंट्रेशन ज़्यादा का मतलब ये तो हो गया कि ज़्यादा आयन का जो नेचर बनेगा बहुत पॉजिटिव अच्छा बनेगा। क्योंकि देखो यार, तुमने एक डायल्यूट H2SO4 पढ़ा है, कंसंट्रेटेड H2SO4 पढ़ा है। डायल्यूट में पानी मिला हुआ रहता है, कंसंट्रेशन में एक्चुअल एसिड रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड। सही बात है क्या? क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो आयन टूटेंगे ना, हाइड्रोजन और सल्फाइड आयन, वो बिल्कुल एग्जैक्ट टूटेंगे। और जब डायल्यूट में करोगे ना तो उसमें H2O अलग से निकलेगा, हाइड्रोजन आयन अलग से निकलेगा, सल्फाइड आयन अलग से निकलेंगे। डायल्यूशन के अंदर यही तो होता है, वाटर भी ऐड किया जाता है, लेकिन उसमें वाटर ऐड नहीं, उसमें केवल हाइड्रोजन आयन निकलेंगे और केवल सल्फाइड आयन निकलेंगे। तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से क्या केवल आयन्स ही मिलेंगे क्या अपन को? कोई दूसरा प्रेसिपिटेट थोड़ी मिलेगा। इसका मतलब कंसंट्रेशन। और तुम्हें पता है इलेक्ट्रोलाइट का काम ही क्या था? करंट फ्लो में आयंस के फ्लो की वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस आया था। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? कि भैया इसके अंदर क्या भरा हुआ था? इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ था, जिसमें क्या हो गया बच्चों? आयन भी क्या होने लग गए थे। और आयन अगर बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं और फ्लो होने लग जाए, तो अच्छी क्वालिटी किस में होती? कंसंट्रेशन अच्छी में। तो जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, क्या उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा क्या? क्योंकि अच्छे आयन बनेंगे। ये याद रहने वाली बात है। I क्या है? करंट फ्लो। तो करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, करंट फ्लो थ्रू
सर्किट। फिर क्या लिखा हुआ डी, डी किसको बता रहा बच्चों? ये डिस्टेंस को बता रहा है ना, किसको बता रहा बच्चों? डिस्टेंस। यहाँ लिखा हुआ ना डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन क्या आएगा? इलेक्ट्रोड्स आएगा। क्या आएगा? इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस। ये इलेक्ट्रोड से तो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड, समझ में आ रहा है? बैटरी के अंदर ये चीज़ जो रहती है ना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को बताता है डी। मतलब जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। फिर एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन इमर्ज्ड, इमर्ज मतलब समझते हो कि इलेक्ट्रोलाइट में कितना इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कितना इलेक्ट्रोड क्या है बच्चों? डूबा हुआ है। अगर ज़्यादा डूबा हुआ रहेगा ना तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, और कम डूबा हुआ रहेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि एरिया के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फॉर्मूले से याद रहेगा ना ये। मैंने यहाँ पर केवल लिख दिया एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इमर्ज्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सही बात है कि नहीं? ऐसे लास्ट में क्या था? टेम्परेचर, टेम्परेचर के भी क्या है बच्चों? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। याद रहेगी चीज़, डिपेंडेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के लिख लो बच्चों, ऐसा ऐसा सारा का सारा, जल्दी से जल्दी। क्या कंसंट्रेशन नेचर को बताती है कि नहीं बताती? अरे हाँ कि ना? क्या टेम्परेचर भी नेचर को बताता नहीं बताता कि टेम्परेचर के साथ कैसा बिहेव है उसका? तो बेटा नेचर अलग चीज़ है, नेचर को बताने के लिए किसी प्रकार के पैरामीटर की जरूरत नहीं पड़ती। अब कल को तुम्हारा नेचर पढ़ने का है, परसों चेंज हो जाए, नेचर कुड बी चेंज, लेकिन जो टॉपिक है, जो सिलेबस है, वो तो नहीं रहने वाला है। ठीक है? तो नेचर को ऐसा मत सोचो कि सर इसको भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं क्या? पागल बच्चो तुम। नेचर कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है क्या? तुम्हें थोड़ी पता सामने वाले का नेचर कैसा है। तुम नेचर देख के तो बता सकते हो कि हाँ ये भाई काम का बंदा है, अरे काम का बंदा नहीं है। सही है ना? लो बच्चों क्वेश्चन दो एक। बच्चों एक सर्किट दे रखा है मुझे, क्या है बच्चों? एक सर्किट दे रखा है, इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है? वो है 3 एम्पियर का। कितना करंट फ्लो हो रहा है बच्चों? 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, जिसमें करंट कितना दे रखा है? 3 एम्पियर। और साथ में ऐसा बोल रखा है कि 5 मिनट के लिए इस सर्किट में करंट फ्लो करवाया ना, तो 900 जूल का वर्क डन हुआ। इज टू बी डन। कितना वर्क डन हुआ बच्चों? 900 जूल का। जब कितने देर के लिए? 5 मिनट के लिए दिया। तो तुम्हें बताना है कि इसका ईएमएफ कितना होगा सेल का। तो तुम्हें पता है बच्चों ईएमएफ का मतलब होता था वर्क डन ऑफ यूनिट चार्ज। सही बात है कि नहीं है? वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज। सही बात है कि नहीं? किसी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट तक लाने में किया गया वर्क डन ईएमएफ कहलाता है, किसी भी पूरे सर्किट को। सही बात है? ओके। तो वर्क डन निकालने तो वैसे दे रखा है 900 जूल। सही बात है? तुम्हें क्या निकालना है? चार्ज निकालना। दिया हुआ क्या है? करंट कितना है और कितने टाइम के लिए? 5 मिनट्स के लिए दे रखा है क्या? 5 मिनट मतलब 5 × 60 सेकेंड। आई बराबर क्या होता है? Q बाई। सही बात है कि नहीं है? तो Q बराबर क्या हो जाएगा? आई की वैल्यू 3 × 5 × 60 रख दूँ यहाँ पर, कट गया। 5 छंग 30 या 90 से 90 पूरा कट गया क्या? देख लो आंसर कितना आ गया? 1 यूनिट जूल पर कुलाम वोल्ट। मैंने क्वेश्चन दिया था ना एक पोटेंशियल के लिए कि जूल पर कुलाम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है, तो वो क्या है? पोटेंशियल। या सही है? क्वेश्चन लैंग्वेज लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना, बताते जाओ बच्चों। क्वेश्चन देखो बच्चों, मैं कुछ भी लैंग्वेज नहीं बोली तो अपन क्या क्या निकाल सकते हैं? ये डायग्राम दे जाए तुमको, सोचो। करंट निकाल सकते, क्या निकाल ले अपन? करंट। तो तुम्हें एक चीज़ पता बच्चों, थीटा बराबर क्या होता है? V + V डैश। तुम्हें ये 2 वोल्ट किसका दे रखा बताओ? क्या इसकी वैल्यू दे रखी कि? सही बात है कि नहीं है? तो इसकी वैल्यू कितनी है? 2 बराबर V की वैल्यू थोड़ी पता है, तो क्या है? तो इसको कैपिटल R लिख सकते हो क्या? इसकी वैल्यू थोड़ी पता है, स्मॉल r। क्या मिला? I R + R। तुम्हें पता R की वैल्यू कितनी है? क्या स्मॉल r की वैल्यू पता है क्या? तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? पक्का? ये कितना चल रहा है? 2। तो इसका मतलब I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/1000 एम्पियर, मतलब 2 × 10⁻³ क्या मिल गया बच्चों अपन को? बच्चों करंट मिल गया। तो क्या पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं क्या? क्या निकाल सकते हैं बच्चों? अपने पोटेंशियल ड्रॉप कितने पढ़े थे? एक V पढ़ा और एक क्या पढ़ा? V डैश किसके लिए था? इंटरनल। और V क्या था?
एक्सटर्नल, लेकिन अपन ने तो वी डैश माना था, तो एग्जाम में कभी भी वी डैश के बारे में नहीं पूछा जाएगा। अंदर इंटरनली बात होगी तो किसकी बात होगी? केवल इंटरनल रेजिस्टेंस की बात होगी। बाहर की कभी किसी की बात होगी तो क्या होगी? पोटेंशियल ड्रॉप की बात होगी हमेशा ना। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना है हमारे पास? V कितना है पोटेंशियल ड्रॉप? कैपिटल आई आर, सही है। आई की वैल्यू कितनी है? इंटू आर की वैल्यू कितनी है? मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 8 16 हाँ से लगी, 2 नाम 18 और 1 19 हाँ से लगी, 2 नाम 18 और 1 19, सही बात है क्या नहीं है? इंटू 10 पावर क्या चल रहा है? 1.996, किसकी वैल्यू मिली है? पोटेंशियल ड्रॉप। पहले रीडिंग कितनी आ रही थी? वो 2 वोल्ट। जैसे तुमने रेजिस्टेंस बाहर वाला लगाया, ये वाला लगाया, तभी तो पोटेंशियल ड्रॉप आया। कितना आ गया? कि अब इतना बचा है। ओहो, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? कि तुमने जब रेजिस्टेंस ऐड करा तब पोटेंशियल ड्रॉप आ गया, इतना कम हो गया। पहले कितना था? 2 वोल्ट, सही है। वैसे वी डैश निकालना चाहूँगा तो क्या आएगा? ये आएगा क्या? 2 × 10⁻³ इंटू 2 क्या आएगा? और देख लो बच्चों, V प्लस वी डैश को अगर मैं जोड़ूंगा, V प्लस 1996 प्लस 4 × 10⁻³ होगा नहीं होगा माइनस का? क्या ये 1000 हुआ? 2000 हुआ नहीं हुआ? 10⁻³ हुआ नहीं हुआ? कट के क्या 2 वोल्ट हुआ नहीं हुआ? क्या ये सीटा के बराबर था या नहीं था? अरे बोलो हाँ। तो मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ बच्चों? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बताओ। करंट निकाल सकते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या आती है? करंट। दूसरी चीज़ क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप। और पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा किसके बराबर होता है? IR। एक और होता बच्चों, होता नहीं होता ऐसा, सॉरी, इसके बराबर, लेकिन मेरे को ये निकालना है। अब सही है। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, क्योंकि यहाँ से जो दिया 2 वोल्ट दिया था, क्या निकल के बाहर कितना आया? अरे हाँ कि ना? तो पोटेंशियल ड्रॉप ही तो कहलाता ही है कि इतना पोटेंशियल खत्म हो गया। समझ में आ रही चीज़? यहाँ से यहाँ पर एक्चुअली में अपन बोलते हैं ना, रेजिस्टेंस के दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अगर डिफरेंस आ रहा तो बोलेंगे पोटेंशियल का ड्रॉप आया, डिफरेंस नहीं है तो मतलब देयर इज नो रेजिस्टेंस एज वेल। समझ में आए क्या? लैंग्वेज क्या लिखा हूँ इसमें? डायग्राम बनाया और ये लैंग्वेज, ये करंट निकालो और क्या निकालो। इसमें क्या बोलेंगे बच्चों? करंट अक्रॉस सर्किट, और इसमें पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर। सही बात है कि नहीं? उतारो बच्चों, ऊपर से तो नहीं जा रहा ना? समझ में आ रहा है? छोटे छोटे न्यूमेरिकल बताओ इसका मतलब क्या है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ना। क्या था क्वेश्चन ऐसा दे रखा था कि भैया तुम्हें सर्किट थ्योरी नहीं पता, कुछ छोटी मोटी है ना, अपन इसकी जस्ट बात सर्किट थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें मैं बताऊंगा कि वोल्टेज सोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस को कैसे करते हैं, रियोस्टेट को कैसे करते हैं, की को कैसे करते हैं, अलग अलग टाइप से यूज़ करने का तरीका। ठीक है, तो अभी तो अपन ऐसे सोचते हैं कि यहाँ पर सर्किट का ओपन और सर्किट का क्लोज होने का मतलब समझते हो? बटन चालू है तो सर्किट ओपन है, बटन चालू नहीं है तो सर्किट क्लोज्ड है। सॉरी, उल्टा हो गया है ना। बटन ऑन नहीं है तो सर्किट ओपन है, बटन ऑन है तो सर्किट क्लोज्ड है। अभी ये सर्किट क्या है? ओपन है क्या? क्योंकि कुछ भी नहीं है। जब ओपन है तो वोल्ट मीटर की रीडिंग देखे अपन, ओपन है तो वोल्ट मीटर की रीडिंग देखते हैं। सुनना, वोल्ट मीटर कहाँ लगाया जाता है? हमेशा रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? पैरेलल में। क्योंकि देखो यहाँ से करंट फ्लो हुआ है कि नहीं है। अगर ये सर्किट क्लोज होता, ये सर्किट क्या होता बच्चों? क्लोज होता, तो ये यहीं से चला जाता। सही बात है कि नहीं है? समझ रहे हो क्या? इसका मतलब वो, अब सुनना, यहाँ से यहाँ गया और सीधी कहाँ चला गया बच्चों? पोटेंशियल में। अगर ये 2.2 वोल्ट है तो यहाँ पर भी रीडिंग कितनी बताएगा? क्योंकि ये क्या है बच्चों? इसका मतलब करंट यहाँ से जाएगा ही नहीं। अरे समझ रहे हो क्या? क्योंकि ये कनेक्ट है तभी तो यहाँ से जाएगा। अगर यहाँ से नहीं जाएगा तो इसका मतलब करंट सीधा कहाँ गया? वोल्ट मीटर में गया। वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है? ये तो समझ में आया। व्हेन की इज ओपन तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है? ये 2.2 वोल्ट। और अगर की को मैं क्लोज कर दूँ, क्लोज करने का मतलब अब करंट यहाँ से भी फ्लो होगा। अब यहाँ से फ्लो हो गया तो यहाँ पर क्या आ गया? रेजिस्टेंस आ गया। तो V बराबर क्या होता है? तो V बराबर क्या हो जाएगा? सही बात है ना? V बराबर क्या हो जाएगा? R/I। तो पोटेंशियल में क्या ड्रॉप आएगा क्या? और कितना आ गया? ओह सॉरी, पोटेंशियल में ड्रॉप कितना जाएगा बच्चों? 1.35 का।
ठीक है, मतलब कुल मिला के रेजिस्टेंस क्या कर लेगा, पावर को क्या कर लेगा बच्चों, कंज्यूम कर लेगा। जब सर्किट को अपन ने क्या कर रखा है, क्लोज कर रखा है। अभी जब ओपन था तब तो रीडिंग ये बता रहा है, जब क्लोज होता है तो रीडिंग में कोई ना कोई कमी आती है, वो कमी भी बता दी। फिर ऐसे बोला कि इसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है, ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ। तो तुम्हें इंटरनल रेजिस्टेंस की कहानी बता दूं बच्चों में, क्या यही होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस, अरे समझते हो नहीं समझते हो, लेकिन ये कभी पूछते थोड़ी है अपन को, तो ये जरूर पता है कि ये इसके बराबर होता है, अरे हाँ कि ना। और इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, क्या ये 2.2 वोल्ट था क्या 1.35 वोल्ट था क्या ये 1.5 एम्पियर था क्या, अरे सब कुछ लिख दिया क्या अपन ने। तो काटा पीसी करने के बाद कर सकते हो ना अपन। तो चलो देखते हैं भैया, 2.2 में से 1.35 माइनस करता हूँ अगर मैं, तो कितना आएगा 1 पक्का 100%, झूठ बोल रहे हो यार। अबे यार 6.5 आ रहा मेरे तो, अरे आगे ना, तो कैसी बातें कर रहे हो यार, कितना आएगा पॉइंट, एक काम करो बच्चों, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अबे 220 में से 135 माइनस कर दो सीधे सीधे, क्या बचा 5, और यहाँ पर 12 हुआ था तो 11 हो गया था क्या, 11 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 9, तो कितना आएगा 0.95, और नीचे क्या चल रहा है 8 आएगा पक्का, 11 में से 3 जाएंगे तो 8 आता है ना बच्चों, ये लो 8। तो सुनना, आप पॉइंट हटेगा तो डबल जीरो आएंगे, पॉइंट हटेगा सिंगल जीरो, तो 850 बटे 1500 हो गया क्या, 1 जीरो से क्या बचा 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 17 बटे 30, ये किसकी वैल्यू मिली है बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आया कैसा। चलो एक चीज़ और बताता हूँ बच्चों में, कि हमें आर की वैल्यू दे दे, किसकी वैल्यू दे दे, तो क्या करेंगे, तब भी तुम्हें आर से सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, वी बराबर क्या होता है, तुम्हें वी तो पता ही दे रखा होगा, क्योंकि आफ्टर रीडिंग वी तो मिलता है अपन को, तो आई कितना हो जाएगा, मतलब तुम्हें कुल मिला के आई चाहिए होगा, और आई निकालने के लिए भले रेजिस्टेंस दे दे तो पहले आई निकाल लेना फिर ये कर लेना। इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि जब भी ऐसे क्वेश्चन घुमा के आता ना कि भैया पहले सर्किट क्लोज था तो ऐसी रीडिंग बताइए, ओपन था तो इतनी रीडिंग बताइए, तो जब ओपन रहता है तब शीटा बताता है अपन को, है ना, ईएमएफ। ओपन में हमेशा याद रखना किसकी वैल्यू मिलेगी, इसकी, और क्लोज्ड में किसकी वैल्यू मिलेगी, हमेशा इसकी, और इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, और यही किसके बराबर होता है, तो यहाँ से आई बराबर क्या हो जाएगा, अरे समझ में आ गया पक्का, नहीं कि नहीं। ओपन मतलब खुला हुआ है, खुला हुआ मतलब बटन बंद है, खुला हुआ मतलब बटन बंद है ना, अरे बटन बंद है, अबे सर्किट कंप्लीट नहीं है, सर्किट ओपन है, सर्किट ओपन है इसका मतलब रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो, मतलब किसी प्रकार का कोई करंट यूज, सही बात है, इसका मतलब जो भी रीडिंग बताएंगे पूरी बताएगा ना ईएमएफ की, और जब मैं क्लोज की बात करूंगा तब किसकी रीडिंग बताएगा, पोटेंशियल की, ड्रॉप आएगा जिसके अंदर, उतारो नोट। इसके बाद एक क्वेश्चन भी देता हूँ बच्चों ने, बताओ बच्चों क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेम क्वेश्चन है, बस पहले में क्या है दूसरे में क्या है, तो जब ओपन था तब वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है, और जब क्लोज है तब कितनी है, तो ये किसको बता रहा है, ये किसको बता रहा है, तुम्हें क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो, क्या रहा है, क्या रहा है 1.6 ओम। चलो देखते हैं, तो बच्चे इसकी वैल्यू कितनी है 2.2 वोल्ट, इसकी वैल्यू कितनी है ये, तो V बराबर क्या होता है आई आर, तो V अपॉन आर क्या मिलेगा, आई V की वैल्यू 0.2 एम्पियर, ये तो आई की वैल्यू मिली है, आर बराबर क्या होता है, सही बात है ना, ये होता है आर बराबर, इसकी वैल्यू कितनी है -1.5, और इसकी वैल्यू कितनी है 0.2, क्या बचेगा 0.4, 0.2, 2 ओम। साल राम को आई की जगह क्या कर दिया, ले भाई छीटा माइनस वी, और आई की जगह वी ओपन आर करा ना तूने,
तो V अपन R मतलब ये और R मतलब ये ना, सही बात है कि नहीं है? वह यार सही है आंसर, कर लोगे? मिटा दूँ ना अब तो? चलो भैया हेडिंग चेंज करो, नई हेडिंग डालेंगे बच्चों। क्या हेडिंग? किस किस के कॉम्बिनेशन पढ़ लिया अपन ने अभी तक, बताओ? हैं? अरे किस किस के कॉम्बिनेशन पढ़ लिए? कैपेसिटर के, फिर रेजिस्टेंस के, तीसरा सेल के कॉम्बिनेशन, इसमें भी सीरीज और पैरेलल। कौन कौन से कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे? सीरीज, पहले सीरीज कॉम्बिनेशन है ना। सही है क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन है तो ये क्या है इसका? थीटा, और ये क्या है इसका? R1, ये और ये और ये। सही है क्या? ऐसे n हो सकते हैं क्या? बहुत सारे। और ये किसी न किसी से जुड़ा होगा, तो मैं तो सिर्फ कॉम्बिनेशन पढ़ रहा हूँ, और जब कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं। क्या करंट फ्लो हो रहा है क्या इससे? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये सब क्या है? ये वो सेल है ना जिनका कॉम्बिनेशन हो रखा है, किस में बच्चों? सीरीज में। किस में हो रखा बच्चों? सीरीज में। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा इसमें वही टोटल EMF, और डायग्राम बनाओ सबसे पहले बच्चों, और हेडिंग लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पहला लिखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, और डायग्राम बनाओ जल्दी से। देखो हमारे पास क्या है? 3 प्रकार के बैटरी है, जो कि सेल है, जो कि कैसे जुड़े हुए हैं? एक दूसरे के सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो मैंने इनके टर्मिनल्स के नाम दे दिए, एक टर्मिनल A है, एक टर्मिनल B है, एक टर्मिनल C है, और एक टर्मिनल क्या नाम देता हूँ बच्चों? ऐसे बहुत सारे टर्मिनल हो सकते हैं क्या? तो मान लेते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सेल क्या होता है, तुम्हें याद है? यही होता है क्या? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सेल, या फिर किन्हीं भी 2 टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ऐसा लिख देता हूँ मैं तो। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल r, और ये कैपिटल R होता है, नहीं होता है? लेकिन अपन कैपिटल R की तो बात कर नहीं रहे, इसलिए अब मैं इसको सीधा क्या लिख देता हूँ? V लिख देता हूँ। ये अपन को पहले से पता है फॉर्मूला बच्चों, ऐसा ये फॉर्मूला अपन को पहले से पता है। तो मैं सबसे पहली चीज़ निकालता हूँ ना, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB। तो VAB की वैल्यू क्या आएगी बच्चों तुम्हारे पास? क्या VA माइनस VB होगी क्या? सोचो, क्योंकि VA पे कितना था, ड्रॉप आ रहा है, इसका मतलब बाद में कम होगा, तो पहले कितना था बाद में कितना होगा, उन दोनों को माइनस करने के बाद ही तो पता चलेगा ड्रॉप कितना हुआ। अरे समझ में आ गया क्या? तो VA माइनस VB किसके बराबर होगा? अरे समझ में आया क्या? फिर इसी प्रकार क्या निकालूंगा? समझ में आ रहा है क्या रे? कोई परेशानी वाली बात? फिर तीसरा पक्का बच्चों? अब इक्वेशन नंबर क्या मिली हमारे पास? इक्वेशन नंबर सबको क्या करो? ऐड कर लो, क्योंकि एक्चुअली पता निकालना है क्या तुम्हें निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस A टू D निकालना है। इसका मतलब तुम्हें क्या निकालना है? पोटेंशियल ड्रॉप AD, मतलब तुम्हें निकालना है V माइनस VD। सही बात है कि नहीं है? तो तुम जब इन सबको ऐड करते हो तो तुम्हें पता है B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा। अरे हाँ कि ना? अरे पक्का। तो मैं क्या लिखता हूँ? VAB प्लस VBC प्लस VCD बराबर θ1 θ2 θ3 माइनस R कॉमन R1 R2 R3, और इसमें से इसको लिखूंगा VA माइनस, फिर VB माइनस, फिर VD बराबर EMF इक्विवेलेंट और R। अरे समझ में आया क्या? जिसमें से ये सारे कट गए, क्या बचेगा? बराबर EMF इक्विवेलेंट बोलो या सीटा लिखो, और यहाँ पर
आर इक्वलेंट। तो एक्चुअली में हमें ये तो चाहिए था कि तुम्हारे पास EMF इक्वलेंट कितना आ रहा है और इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वलेंट कितना आ रहा है। तो कितना आया बच्चों? क्या ये आया क्या? और ये कितना आया? ऐसे बच्चों बताओ, n सेल एक साथ में जोड़ दूं सीरीज में, तो बताओ ये कितना आएगा? क्या θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 θn होगा क्या? और R इक्वलेंट कितना आएगा सीरीज में? मतलब क्या हो जाता बच्चों, रेजिस्टेंस वैसे भी डायरेक्टली जुड़ते ही थे क्या? बता रहा हूँ, लैंग्वेज तुम अपने हिसाब से लिखोगे ना, नोट्स में मिल जाएगी बच्चों। दूसरा क्या था बच्चों, कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। करंट फ्लो हुआ I, करंट निकला I, मतलब यहाँ टूट जाएगा करंट, किस में? I1 में और I1 में और ये क्या है? एक सेल। मैंने यहाँ पर 2 सेल ही क्यों लिए बच्चों? क्योंकि थोड़ा हार्ड हो जाएगा 3 सेल में ना डेरिवेशन। 2 सेल के निकाल लेंगे ना, फिर जैसे n के लिए निकाला ना वैसे 3 के लिए भी 4 के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से भी करोगे तब भी आंसर आ जाएगा ना। बताओ इसमें क्या कॉमन लेंगे? इसमें तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के कर लिया काम अपन ने। अब इसमें तो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा नहीं बच्चों, 2 टर्मिनल सेम है दोनों के, तो क्या क्या चेंज हो गया? करंट चेंज हो गया। तो अपन यहाँ पर क्या निकालेंगे? करंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? करंट। अभी भी हमने निकाला था अपन ने, थीटा बराबर क्या होता है? V माइनस, मुझे चाहिए V बराबर V प्लस, है ना। क्या ये होता है क्या? अरे हाँ कि ना। तो इसका मतलब ओए होए IR बराबर थीटा माइनस V, तो R बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी, I बराबर क्या हो जाएगा? थीटा माइनस V अपॉन R। तो बच्चों जो I1 करंट टूटा वो किसके बराबर होगा? θ1 में गया, V तो उतना ही रहेगा। V पता है ना बच्चों, पोटेंशियल ड्रॉप एट दिस, और ये दोनों सेम ही है क्या? यहाँ पर तो यहाँ से यहाँ के बीच में जो भी रीडिंग आएगी वो हमेशा सेम आएगी, सही है क्या? क्योंकि दोनों के टर्मिनल क्या है? इक्वल ही है। चेंज क्या होगा? R1। इसी प्रकार I2 की कितनी हो जाएगी बताओ? हाँ बेटा, कोई कन्फ्यूजन है क्या? कोई कन्फ्यूजन किसी प्रकार का? वहाँ पर जा रहे हो क्या? यहाँ पर आ जाओ वापस। ये तो पता ना करंट टूटेगा R1 I2 में, ये भी पता फॉर्मूला I का यही निकलेगा, क्योंकि I किसके क्रॉस चल रहा है? अपन एक ही रेजिस्टेंस है ना, कोई दूसरा रेजिस्टेंस आ रहा है क्या इसके अंदर? जब दूसरा रेजिस्टेंस आता तो अपन I इसके अंदर से भी ले लेते। यहाँ पर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है क्या? कौन सा है? इंटरनल है, इसलिए केवल इंटरनल रेजिस्टेंस वाला I यूज़ करेंगे ना, इसलिए R का डिवाइड करेंगे, कैपिटल R का डिवाइड थोड़ा करेंगे। अरे बोलो हाँ, बोलो ना। अच्छा तुम थोड़ा सा ये सोच रहे होंगे कि सर ये V डैश होना चाहिए ना, इन दोनों के बीच में जो भी आएगा, ये सोच रहा हूँ। नहीं बच्चों, V डैश तो इसके बीच में और इसके बीच में होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। टोटल के बीच में क्या होगा? ओवरऑल वही पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना, जहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ पे खत्म हुआ। हाँ, थीटा तो EMF के बराबर होगा। थीटा तो सबके लिए सेम होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। अरे यार अच्छा सोचो, मैंने पता है क्या, करंट फ्लो करवाने के लिए ही ऐसा कुछ कर रखा है। क्या करवाने के लिए? करंट फ्लो करवाने के लिए। अगर मैं करंट फ्लो नहीं करवाता तो ऐसा तो ये बैटरी का यूज़ क्या, केवल करंट फ्लो करवाने का उद्देश्य था, बाकी कोई उद्देश्य नहीं था। तो एक काम करते, छोटी सी चीज़ बताता हूँ, मैं ये हटा देता हूँ, अब शायद कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। अब ठीक है, और इसमें से भी वो हटा दो। क्या अब θ1 और θ2 आएगा क्या? क्या अब R1 और R2 आएगा क्या? और ये 2 टर्मिनल हो गए क्या? इसको नाम दे दिया मैंने A, और इसको क्या नाम दे दिया? B। वो तो कब आएगा? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी आ जाए और थोड़ा काम करने लायक हो चीज़, है ना। तो पहले वाले डायग्राम में भी थोड़ा सा चेंज कर लेना, उसमें से थीटा वाला पोर्शन हटा देना, केवल θ1 θ2 θ3 वाला लेने देना। जो अपने डायग्राम बनाया था ना ये, जिसमें ऐसा और ऐसा टर्मिनल बना देना, ऐसा सर्किट थोड़ी बनाया था उसमें मैंने, अगर बनाया हुआ तो वो हटा देना, सिर्फ 2 टर्मिनल छोड़ देना, ठीक है। इधर आओ वापस, इधर। तो I कितना हो जाएगा बताओ? I1 प्लस I2 कितना हो जाएगा? यहाँ थोड़ा सा डेरिवेशन चलेगा बच्चों, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज़ होंगे ना। क्या टोटल करंट मिल गया क्या अपन को? θ1 R2 θ2 R1 R2 माइनस कॉमन ले लिया R1 प्लस R2 R1 R2 V। समझ में थोड़ी आया? देखो बच्चों एक बार, करो
करो करो बच्चों करो। अरे यार देखो ना, इसको और इसका एलसीएम लिया पहले तो यही आएगा, सही है। फिर इसका और इसका एलसीएम लेंगे ना तो माइनस तो बाहर ले लिया, 1/R1 प्लस 1/R2, R1 प्लस R2/R1 R2 भी बोला हाँ 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 ठीक है। तो I बराबर क्या होता है वैसे तुम्हें पता बच्चों? I बराबर थीटा माइनस वी, छोड़ो कुछ और देखते हैं, कुछ और देखना पड़ेगा मेरे को I के लिए यहाँ पर। जैसे V की वैल्यू निकाले बच्चों अपन, तो R1 प्लस R2 R1 R2 बराबर θ1 R2 θ2 R1 अपॉन R1 इंटू R2, और I वहाँ जाके माइनस हो जाएगा क्या? अरे बोलो हाँ। और यहाँ पर क्या चल रहा है? V, तो V बराबर क्या जाएगा? R1 R2 से कट जाएगा ना बच्चों, बचेगा ये नीचे θ1 R2 θ2 R1 R1 प्लस R2 माइनस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, सही बात है। यहाँ पर क्या चल रहा है? I। तो तुम्हें पता बच्चों V बराबर क्या होता था? थीटा माइनस, होता नहीं होता है? इससे कंपेयर करो उसको, क्या इसको थीटा इक्विवेलेंट बोल सकते हो क्या? कि इसको R इक्विवेलेंट बोल सकते हो क्या? तो थीटा इक्विवेलेंट कितना मिला और R इक्विवेलेंट कितना मिला बच्चों? अरे समझ गए क्या? कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलो एक चीज़ और बताता हूँ बच्चों, यहाँ पर तो क्या डायरेक्ट जुड़ जाते थे, लेकिन यहाँ डायरेक्ट थोड़ी जुड़ रहे हैं। यहाँ R भी आ रहा है कि थीटा के अंदर बच्चों? देखो अरे आ रहा नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा फील करते बच्चों। थीटा इक्विवेलेंट तुम्हारे हिसाब से क्या मिला है? हमारे हिसाब से मिला है भाई θ1 R2 θ2 R1 और R1 प्लस R2। अगर मैं इसके अंदर डिवाइड कर दूं किसका? R इक्विवेलेंट का करूँ डिवाइड, सही है ना? R इक्विवेलेंट का अगर डिवाइड करूँ, ये कट गया क्या पूरा इससे? तो थीटा इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाती बच्चों? θ1 अपॉन, देख लो एक बार, देख लो। तो इसका मतलब मुझे बताओ कि अगर दो जुड़े हुए थे तो ऐसा जुटा, तीन होता तो? अरे समझ में आएगा? वहाँ थोड़ा डेरिवेशन हार्ड हो जाता, थोड़ा तीन के लिए भी करना पड़ता, तीन तीन चार चार टर्म चलती है, लेकिन ऐसा नहीं करना पड़ा अपन को, दो के लिए प्रूफ हो गया कि ये। तो R इक्विवेलेंट तो डायरेक्ट मिल गया बच्चों। सुनना, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या मिला अपन को? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्या इसको उल्टा करोगे तो R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 मिलेगा क्या? क्या 1/R1 प्लस 1/R2 मिलेगा क्या? तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला तो वही है जो पैरेलल में हमेशा लग रहा है, सही बात है कि नहीं है? कोई परेशानी वाली बात? लेकिन थीटा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला में R आता है, लेकिन हाँ एक नया फॉर्मूला इसमें मिला है। कैसा वाला बच्चों? कैसा वाला? रेशियो वाला। समझ में आ गएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन था। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थोड़े बहुत न्यूमेरिकल देख लेंगे अगली क्लास में, करके आना, डाउट्स पूछना। और इसके बाद बचता बच्चों पावर कंजप्शन है ना, किलोवाट आवर में यूनिट घरों की बिजली, याद आ रहा है? 10th क्लास में भी करते हैं ना, पावर निकाल P बराबर VI, वो भी चीज़ यहाँ पर भी निकालेंगे। थोड़ा शॉर्ट में चलेगा और ख़त्म होगा इतना पोर्शन, करंट इलेक्ट्रिसिटी का आधा पोर्शन यहाँ ख़त्म होगा। फिर उसके बाद आता है एक्चुअल में जो तुम्हारा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तुम्हारे प्रैक्टिकल में आएगा ओम्स लॉ, पहला प्रैक्टिकल है तुम्हारे 12th क्लास का, ओम्स लॉ। फिर आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर आएगा रिलेशनशिप बिटवीन EMF ऑफ टू सेल, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये पढ़ेंगे अपन धीरे धीरे। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पोटेंशियोमीटर, ये सब चीज़ें आएगी अपनी इलेक्ट्रिसिटी के सेकंड पार्ट में। ये इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है यहाँ पर। अच्छा, सेकंड पार्ट के अंदर सबसे पहले स्टार्ट होगा किरचॉफ्स, और किरचॉफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना चीज़, तो कभी मिस मत करना, ये चीज़ ध्यान रखना है ना। तुम कर भी दोगे तो क्या उखाड़ लोगे, वीडियो से पढ़ लोगे, मेरे को ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी नो गैप। गेट इट और नॉट? ठीक है, बाय।